भैया, आप अपनी ही शादी के दिन इतनी लेट उठेंगे? इस बात की हम में से किसी को उम्मीद न थी। उसकी सारी चीजें उसके हवाले करते हुए वो साथ साथ उसे भी लताड़ रही थी। वैसे भैया, एक बात तो बताएं, आप पहले तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते थे, फिर आज क्यों? वो जासूसी के अंदाज में उसे सवाल गो थी। चांद ने भवें उचकाकर आईने में से ही उसे घूरा। ऐसे नहीं देखें भैया, कल रात मैंने आपको बाहर जाते देखा। एक तरह से उसने चांद के सर पर धमाका किया था। कहाँ गए थे आप? उसके दूसरे सवाल पर वो चौंका। आफत की पुड़िया कहीं नहीं गया था, बस किसी को मदद की जरूरत थी तो उसे ही मदद करने गया। अपने भाई के जवाब पर उसे कुछ तसल्ली हुई। तभी आप इतनी सुबह तक सो रहे थे? हाँ। उसे पुरसकून देखकर वो खुद भी मुस्कुरा उठा। बाबा को बताया आपने ये सब? मैंने थोड़ी देर पहले बाबा को बहुत गुस्से में देखा था। जरूर उन्होंने आपको अच्छा खासा डांटा होगा। वो मसरूफ से अंदाज में उसका कमरा समेटने लगी, जबकि चांद की तैयारी भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। नहीं, बाबा को कुछ नहीं बताया। वो जब गुस्से में होते हैं तो किसी की कोई सफाई नहीं सुनते। मुसलसल मुस्कुराते हुए वो अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए तारा की बातों का भी जवाब दे रहा था। अच्छा ठीक है, जल्दी चलें, वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी ने तो आज आपको कच्चा खा जाना है। तारा के याद दिलाने पर उसका ध्यान भी मिशी की तरफ गया। वाकई में वो गुस्सा हो रही होगी। इन दोनों की शादी को लेकर वो काफी सेंसिटिव हो गई थी। उसे हर चीज पर और सही तरीके से चाहिए थी। ये बात उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी का बायस थी कि वो अपने और उसके रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है। नफरत ने मोहब्बत तक का सफर तय कर लिया था। कल तक जो उसे देखकर नाक चढ़ाती थी, आज वो उससे मोहब्बत करती है। इससे बढ़कर उसने कोई ख्वाहिश जाहिर न की थी। सफेद और नीले रंग का भारी कामदार ड्रेस, खूबसूरत जेवरात, बालों को जूड़े की शक्ल देकर माथे पर मांग टीका सजाकर नीले जालीदार दुपट्टे को पिन्नों से सर पर अच्छी तरह बिठाया गया था। मसनूई पलकों और आई लाइनर से सजी पलकें, छोटी सी नाक में होंठों को छूती तार पहनाई गई थी। हाथों में भर भर के चूड़ियां और कंगन, पाँव में नफीस सी हाई हील पहने वो नीली आंखों वाली शहजादी मालूम हो रही थी। वाओ नूर, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। आज अरसल भाई पागल होने वाले हैं, लिखवा लो मुझसे। अपनी तारीफ पर वो मुस्कुराई थी, मगर अरसल की बात आने पर गुलाबी गाल सुर्ख हो गए थे। वाकई नूर आपी बहुत अच्छी लग रही हैं। तारा ने एक नजर नूर को देखकर दिल से तारीफ की, मगर जैसे ही मिशी पर नजर पड़ी तो हैरत के साथ साथ खुशी से चहक उठी। वाओ मिशी आपी, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो मैंने क्या बोला था उस दिन, मेरे चांद भैया की चांदनी। मैरून कलर के ड्रेस पर सुनहरी मोती, सितारों से किया गया कामदार लहंगा उसके दूधिया रंगत और नाजुक से वजूद पर गजब ढा रहा था। उस पर ब्यूटिशियन के महारत से किए गए मेकअप ने उसके खूबसूरत नकूश को और ज्यादा निखार दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी प्यारी गुड़िया। मगर तुम सब चीजों को छोड़ो, बस ये बताओ तुम्हारे भाई निकाह के लिए अभी तक पहुंचे या नहीं? खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसने तारा के गाल खींचे, साथ ही चांद के बारे में तीसरी बार दोबारा दरियाफ्त किया। इस बात पर तारा के साथ साथ नूर को भी हंसी आई। शायद ये पहली दुल्हन थी जो निकाह के लिए खुद इतनी बेताब थी। इन दोनों की मुस्कुराहट देखकर वो बस घूर कर ही रह गई। उठ गए हैं चांद भैया और तैयार होकर निकाह के लिए भी पहुंच गए हैं। तारा की सुनाई गई खबर पर उसे सुकून आ गया, वरना तो 2 बार पूछने पर उसे यही सुनने को मिल रहा था कि चांद भैया कहीं नजर नहीं आ रहे। मगर अभी सुकून था। माँ माँ माँ, माँ को बुलाकर लाओ। वो रहान सी हुई। 1 घंटा कमरे के चक्कर लगा लगा कर आखिरकार उसके दिमाग में किर्रत को बुलाने का ख्याल सोचा, और उसके सिवा किसी को बुला भी नहीं सकती थी। मिशी और नूर तो खुद दुल्हने बनी थी। तारा अभी छोटी थी। रोशनी का दिमाग वो पिछले 1 घंटे से खा रही थी। तभी आखिरकार उसने अपनी माँ को बुलाने का फैसला किया। रूप, देखो मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। किरत आंटी भी आकर तुम्हें यही सुझाव देंगी। रोशनी ने पिछले घंटे की तरह अब भी उसे मसलहत से समझाने की कोशिश की। रोशनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो इस ड्रेस का वजन देखकर ही हैरान हूँ। कम से कम ये 6-7 किलो का तो होगा ही। ऊपर से ये ज्वेलरी देखो, इतने भारी हार, झुमके, मांग टीका, झूमर, नथ, ये अंगूठियां, कंगन, चूड़ियां और ये कमरबंद, पायलें, इतना सब कुछ मैं इस भारी भरकम ड्रेस के साथ कैसे पहनूं? ऊपर से ये पेंसिल हील। अरे इतना सब पहनकर अगर मैं अपने पांव पर चल लूं तो बड़ी बात है।
लेकिन अगर शाह जी के मुताबिक ये पेंसिल हील पहन लूं तो जरूर मेरे घुटने टूट जाएंगे। इतना सब देखकर वो वाकई में परेशान थी। मगर उसके बरक्स रोशनी कितनी बार इन चीजों को छू छू कर देखने के साथ साथ रूप की किस्मत पर कई बार रश्क भी कर चुकी थी। उसने आज तक जितनी भी शादियां अटेंड की थी, इनमें से किसी ने भी आज तक अपनी बीवी के लिए इतना सब नहीं किया था। अच्छा रूप, तुम कम से कम ये ड्रेस तो पहन कर आओ, क्योंकि ये तो तय है कि किसी भी हाल में तुम्हें ये ड्रेस पहनना ही पहनना है। तो पहले ये पहन कर आ जाओ, तब तक आंटी भी आ जाएंगी। फिर उनसे ही पूछ लेना क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये वो आकर डिसाइड करेंगी। ओके, मैं ये पहन कर आती हूँ। तब तक तुम किसी को भेजकर मम्मा को बुलाओ। आस्तगी से ड्रेस को उठाकर वो उसे सख्ती से कम देती वॉशरूम की सिमत बढ़ गई। बैठक में दाखिल होते ही उसने एक तायराना निगाह चारों तरफ दौड़ाई। इतना तो उसे यकीन था कि सब लोग उससे गुस्सा होंगे। आखिरकार वो लेट लतीफों की तरह अपनी ही शादी के दिन सोने का शुगल जो फरमा रहा था। यूसुफ साहब और शम साहब ने उसे देखकर एक साथ नफी में सर हिलाया, जबकि अरसल तो न जाने कब से तपा तपाया बैठा था। आखिर को उसका भी तो निकाह था, जो कि उसकी वजह से इतनी तूल पकड़ चुका था। इन सब के बरक्स सलीम ने उसे सरजनश कर देने वाली नजरों से घूरा। शर्मिंदा शर्मिंदा सा वो अरसल के बराबर आ बैठा। एक नजर उसकी तरफ देखा, जवाबन उसने भी खूनखार नजरों से उसका इस्तकबाल किया। काजी साहब शुरू करें। असवद की आवाज ने सबको अपनी तरफ मतवज्जे किया, तो मौलवी साहब ने भी आगे बढ़कर उनका निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया। किर्रत ने एक गहरी नजर से एक तरफ खड़ी चंबेली की तरफ देखा। वो तब से खामोश ही नजर आ रही थी। एक तरफ से उसे डर भी लग रहा था, जो कुछ अभी उसने चंबेली से बोला है, कहीं वो इन सारी बातों को भी दिल पर लेकर बुरा मान जाए और कोई गलत राय कायम कर ले। खैर, जो भी था, उसकी बातों का चंबेली पर क्या असर हुआ है, ये तो तब ही पता चलेगा जब वो अपनी चुप्प तोड़ेगी। निकाह की रस्म के दौरान कमरे में दाखिल होते अरहम और रानी ने किर्रत को सर को जुम्बश देकर सलाम किया, ताकि बाकी सब कामों में खलल ना पड़े। उनके आने पर जहां किर्रत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वहीं चांद ने एक नजर अरहम की तरफ देखा। जिंदगी में शायद पहली बार हुआ था जब अरहम ने उसके लिए कुछ अच्छा किया था, मगर जो उसने किया था उसके लिए वो जितना भी शुक्रिया अदा कर देता वो कम था। उपटन की रात अरसल ने उससे बोला था कि उसे अरहम में कुछ बदलाव महसूस हुआ है, लेकिन चांद को इस बात पर कोई खास यकीन न आया था। उसे लगा शायद अरसल को गलतफहमी हुई है। भला जो इंसान आज तक उनके समझाने पर सही ना हुआ, वो अब क्यों कर होगा, जबकि अब तो वो उसकी बहन से जबरदस्ती शादी रचा चुका है। मगर कल जब उसने मिशी की जान बचाई, अमल को गोली चलाने से रोका, तो उसे भी लगा कि अरसल को जो शक हुआ था वो कोई गलतफहमी ना थी, बल्कि सच था। वाकई में वो अरहम मलक अब बदल गया था। अगर वो कुछ बुरा चाहता तो जो हो रहा था उसे होने देता, क्योंकि उनमें से किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो बददिमाग लड़की कुछ ऐसा भी करने का सोचेगी। मगर उसने वैसा नहीं होने दिया। जाने अनजाने ही सही, वो चांद पर उसकी मोहब्बत को बचाने का एहसान कर चुका था। अरसल और चांद के निकाह के बाद वो सब नूर और मिशी के कमरे में दाखिल हुए, जबकि अब दोनों को वहीं रुकवा दिया था, जिस पर दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखा। शर्म करो तुम दोनों, अभी तुम दोनों इनको नहीं देख सकते। वैसे तो तुम सबका पर्दा बहुत दिन पहले करवा देना चाहिए था। अरसल ने तो अच्छे बच्चों की तरह इस रूल को फॉलो किया, मगर तुम। किर्रत ने उसे थोड़ी सी शर्म दिलाने की कोशिश की, जिस पर वो खसिया कर सिर्फ बालों में हाथ घुमा कर रह गया, मगर नजरें छोटी करके अरसल को घूरना नहीं भूला। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? वो भी कहाँ उसके रोब में आने वाला था। मैं अच्छे से जानता हूँ इन दिनों तुम इतने अच्छे बच्चे क्यों बने थे, मुझे अच्छे से मालूम है। शर्म नहीं आई अपने भाई को डांट खिलवाते हुए? चांद ने दांत पीसे, मगर अरसल के चेहरे की दिलकश मुस्कुराहट उसका खून जला गई। मम्मा ने अभी तुम्हारी बहुत कम इज्जत अफजाई की है, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। तभी तो तुम्हारे सारे कारनामे उनके गोश गुजार किए थे। अरसल ने चौके उसके सर पर धमाका किया था, मगर कुछ गलत भी तो ना बोला था, इसीलिए वो बस उसे घूर कर रह गया। जैसे ही वो सब लोग इन दोनों के कमरे में दाखिल हुए, उनके पीछे पीछे ही मुस्तफा शाह भी इस कमरे में दाखिल हुआ। उसकी बहन का निकाह था, उसकी मौजूदगी तो सबसे ज्यादा लाजिम थी। अरहम और रानी ने जैसे ही आगे बढ़ने की ठानी, मुस्तफा शाह की तेज नजरों ने इन दोनों के कदमों को वहीं साकित कर दिया।
और खुद सोफे पर बैठी नूर के ऐन पुश्त पर आ खड़ा हुआ। अरहम ने अपनी माँ का हाथ थामकर उसे तसल्ली दी। किर्रत ने पहले दिन ही इन दोनों को इस हकीकत से आगाह कर दिया था कि नूर कोई और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा शाह की बहन है। इसी वजह से इन दोनों के दिलों में सुकून था। शुक्र खुदा का था कि उसने उनकी बेटी को उसकी असली पहचान से नवाज दिया था। दूसरी तरफ मिशी जो इतनी देर से उतावली हुई जा रही थी, अब जब निकाह खां आ गया था तो उसका दिल 100 की रफ्तार से धड़क रहा था। ऐसा तो उस वक्त भी महसूस ना हुआ था जब उसके अपने बाप ने उसका निकाह चांद से इतनी अजीबोगरीब सिचुएशन में करवा दिया था। एक नज़र घुमाकर उसने किर्रत की तरफ देखा जो पहले से ही उसकी तरफ मतवज्जे थी, मगर उसकी नज़रों का मफहूम समझते ही आगे बढ़कर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर तसल्ली दी, जबकि चंबेली ने उस मंजर को गहरी नज़रों से देखकर एक ठंडा सांस खारिज किया। निकाह खां ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। नूर के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया। आंखों में मिर्चियां सी भरने लगीं। हालांकि वो खुश थी, मगर फिर भी न जाने क्यों उस वक्त दिल भर आया। आंसुओं का गोला हल्क में अटकने लगा। तभी किसी का मेहरबान हाथ उसके सर पर आकर रुका। अनजान सा एहसास था उस लम्स में, एक अजीब सा अपनापन जो शायद आज तक उसने महसूस नहीं किया था। आंखों से 2 आंसू बह निकले, मगर अब न जाने क्यों लग रहा था जैसे उसके अपने उसके साथ हैं। एजाब कबूलियत के बाद शम्स शाह और यूसुफ साहब ने भी आगे बढ़कर नूर और मिशी के सर पर हाथ रखा। बेहद जब्त के बाद भी मुस्तफ़ा शाह की आंखों में नमी फैल गई, जिसे असवद ने देखकर गहरी सांस ली। वो समझ सकता, आखिरकार उसकी बहन का निकाह था। कोई खुद को चाहे जितना भी मजबूत जाहिर कर ले, मगर यह ऐसा वक्त होता है जहां सबके जब्त टूट जाते हैं। ओ थैंक गॉड, मम्मा आप आ गई हैं। उसके कमरे में दाखिल होते ही वो किसी आंधी तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़ी। किर्रत ने एक नज़र कमरे की तरफ देखा। सारा सामान बेड पर बिखरा पड़ा था। वहीं एक कोने पर मुंह के 1000 जाविये बिगाड़े ब्यूटिशियन बैठी थी। रोशनी ने बेबसी से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो अब आप ही समझाएं इस लड़की को। उसके बाद एक सरता पा नजर रूप पर डाली। बिना किसी मेकअप के बावजूद भी वो किस कदर प्यारी लग रही थी। किर्रत ने नजरें झुकाईं, कहीं उसकी खुद की ही नजर न लग जाए। क्या हुआ रूप, क्यों इतना उद्यम मचाया है? भला कोई अपनी शादी के दिन भी ऐसी हरकतें करता है? उसने रूप की तवज्जो कमरे की तरफ दिलाना चाही। माँ आप इन सबको छोड़ें, इधर देखें। हाथ के इशारे से उसने किर्रत की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। दूसरे हाथ से एक कंधे से दुपट्टा उतारा। ये ड्रेस इंडियन तर्ज का था, इसी हिसाब से ब्लाउज भी छोटा था। तब किर्रत को उसकी उलझन समझ में आई। उसने ऐसा लिबास कभी नहीं पहना था जहां उसका आधा पेट भरहन्ना नजर आए। कोई बात नहीं बच्चा, हम ब्यूटिशियन को बोलकर इस दुपट्टे को इस तरह सेट करवाएंगे कि कुछ नजर नहीं आएगा। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ बेटा। हाँ मैडम, मैं कब से इनको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर यह है कि मेरी कोई बात सुनी नहीं रही। एक तरफ बैठी ब्यूटिशियन किर्रत के जुमले पर फुट पड़ी। आई एम सॉरी बेटा, आप यहाँ बैठो, मैं इसको समझाती हूँ। इसे माजरत करके वो दोबारा रूप की तरफ मतवज्जा हुई। देख रूप, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम्हारा और कोई भी नाटक नहीं चाहिए। बाहर पूरी बरादरी और लोग मजमा हैं, सब लोग तैयार हैं। मिशी और नूर भी कब से तैयार हुई बैठी हैं। मगर माँ, मैं इतना सारा जेवर कैसे पहनूं? मुझसे ये ड्रेस ही नहीं संभाला जा रहा। तो मैं वो रूहान सी हुई। रूप बेटा, कौन सा तुम्हें सारी जिंदगी ये सब पहन कर रखना है? कुछ वक्त की बात है बेटा, एक दिन बर्दाश्त कर लो। और वैसे भी इन सबको लड़कियां खुशी खुशी पहनती हैं, बल्कि इन सब चीजों की ख्वाहिश जाहिर करती हैं। अगर यकीन आए तो रोशनी से पूछ लो। मेरा सोना बच्चा, बस बिना और तंग किए तैयार हो जाओ। किर्रत ने उसे पिचकारा, साथ ही बाजू पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और आंख के इशारे से ब्यूटिशियन को आने का इशारा दिया। रोशनी बेटा, तुम इसे साथ ही रहना, मैं बाहर के इंतजामात देख लूं। रोशनी को उसका ध्यान रखने का बोलकर वो एक बार फिर बाहर चली गई। देखा, मैंने बोला था ना कि किर्रत आंटी भी यही बोलेंगी। रोशनी ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की तो रूप ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। अरे अरे रुको किर्रत। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, असवद ने हाथ पकड़कर उसे रोका। बोलें। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसने इस वक्त उसे क्यों रोका है। तभी सुकून से उसकी तरफ मुड़ी। क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो? उसके कांधे से थोड़ी टिकाकर उसने किर्रत को अपने करीब किया। बताया है। कब? वो हैरान हुआ।
बस अभी अभी वो तेज हो गई हो। उसने मुंह बनाया। इतने सालों से आपके साथ रहती आई हूं, चालाक तो होना ही था। जवाब फट से हाजिर था। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब की बार उसने साफ गोई का मुजाहरा किया। वेल, तुम कुछ और बोलो। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं हमेशा ही अच्छा, गुड लुकिंग, हैंडसम लगता हूं। उसने फखर से कंधे उचकाए तो किर्रत ने नफी में सर हिलाया। अगर आपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाला रोल अदा कर लिया हो तो अब मुझे छोड़ें, ताकि मैं बाहर जाकर देख सकूं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और आप भी शराफत से बाहर आ जाएं। हमारे बच्चों की शादी है। किर्रत के जताते अंदाज पर उसने भवें उचकाए। एक बात बताओ, जब से हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तब से तुम मुझे क्या एहसास दिलाने की कोशिश करती हो कि अगर बच्चे बड़े हो गए तो क्या मैं बुढ़ा हो गया हूँ? मसनूई कड़े तेवरों से किर्रत को घूरा। नहीं नहीं असवद, आप कहाँ बूढ़े हो रहे हैं, बल्कि आप तो दिन ब दिन और जवान होते जा रहे हैं। अपनी तारीफ सुनकर उसे अच्छा तो लग रहा था, मगर ये किर्रत का अंदाज उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर रहा था। ये तारीफ सच्ची है या मेरी टांग खिंचाई कर रही हो? उसने आंखें छोटी करके उसे घूरा। अरे नहीं नहीं प्रिंस चार्मिंग जी, मैं भला क्यों आपकी टांग खिंचाई करूंगी? अब मैं 2 जवान बच्चों के बाप की खिंचाई कैसे कर सकती हूँ? अपनी मुस्कुराहट दबाकर वो उसे माथा पीटने पर मजबूर कर गई। सारे जेवरात पहनकर एक आखिरी नजर उसने अपने आप को आईने में देखा तो अपना आप पहचानना मुश्किल हो गया। ये वही है? नहीं, बल्कि सामने आईने में नजर आती परछाई तो किसी रियासत की शहजादी मालूम हो रही थी। ये बॉक्स नहीं खुल रहा। जेवरात में रखी छोटी सी डब्बी को खोलने की कोशिश की गई, मगर सब नाकाम। छोड़ दें, वैसे भी बहुत जेवरात पहन लिए हैं। किसी सुनार की दुकान मालूम हो रही हूं मैं। वो मसनूई तौर पर मुंह बनाकर बोली, वरना अपना ये सजा संवरा रूप इतना प्यारा लग रहा था कि अगर वजन महसूस होने की वजह ना होती तो शायद वो खुद को ही घंटों बैठकर निहार सकती थी। इस तरह सच कर उसे एक अजीब से एहसास ने अपने घेरे में लिया। ठक 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 की आवाज पर इन तीनों ने ही दरवाजे की तरफ देखा। जाओ रोशनी खोल कर आओ, मुझे लगता है मम्मा होंगी। असबात में सारे लाकर वो दरवाजे खोलने लगी, मगर आगे बढ़कर दरवाजा खोलते ही सामने मौजूद शख्स को देखकर उसे हैरत के साथ साथ शरारत भी सूझी। जीजू, आप इस वक्त? सॉरी, मगर इस वक्त आप यहाँ नहीं आ सकते, और हमारी रूप से तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। उसके कुछ बोलने से पहले ही रोशनी ने उसे हरी झंडी दिखा दी। अरे मैं तो किर्रत आंटी का पैगाम लाया हूँ आपके लिए। उन्होंने आपको बुलाया है ताकि आप रूप के लिए खाने को कुछ ले जा सकें। वो जितनी सफाई से झूठ बोल गया था, उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद झट यकीन कर लेता। रोशनी ने सर पर हाथ मारा। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। कुछ देर पहले आंटी मुझे भी बोल रही थी कि मैं रूप को खाना खिला दूं, मगर मेरे जहन से ही निकल गया। थैंक यू जीजू, मैं बस अभी जाती हूँ। वो बाहर निकली तो मुस्तफा शाह ने कमरे के अंदर कदम रखे, आंखों के इशारे से ब्यूटिशियन को बाहर जाने का इशारा दिया। वो इस बात में सर हिलाकर बाहर निकल गई। मेरे ख्याल से सब हो गया है, अभी दुपट्टा सेट कर दो यार। चेयर की पुश से सर टिकाकर आंखें मूंदे मूंदे वो शायद ब्यूटिशियन को कह रही थी। मुस्तफा शाह ने एक नजर आईने में उसके सजे संवरे रूप को देखकर बिजलियां गिराते सरापे को आंखों में बसाया। सामने ही ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद डब्बी को देखकर वो मुस्कुरा उठा। उसे पहले ही यकीन था कि वो कम से कम इस बॉक्स को नहीं खोल सकेंगे। अपने आसपास जानी पहचानी खुशबू को महसूस करके वो झटका खाकर उठी। अपने कमरे में मुस्तफा शाह की मौजूदगी देखकर शक यकीन में तब्दील हो गया। आप यहाँ क्यों आए? झट से दुपट्टा उठाकर सीने पर फैलाते हुए उसने कड़े तेवरों से मुस्तफा शाह को घूरा, जो मसरूफ से अंदाज में उसी बॉक्स को खोल रहा था, जो ब्यूटिशियन की लाख कोशिशों से नहीं खुला था। कुछ देर में बॉक्स क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। अंगूठे और उंगली की मदद से उसमें मौजूद एक खूबसूरत नफीस छोटे छोटे बारीक नगों से सजी चेन निकाली। आपको इस वक्त हॉल में मौजूद होना चाहिए था। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। वो झुंझला उठी। कायदे के तौर पर तो वाकई मुझे हॉल में और तुम्हें मेरे पहलू में होना चाहिए था। बोलते बोलते उसने रूप का हाथ पकड़कर अपने सामने किया। उंगलियों पर चेन लपेटे लपेटे उसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू हायल किए। देखिए, मैं कमरबंद पहले ही पहन चुकी हूँ। वो हैरान हुई। खामोशी से सांस अंदर खींचो। इस नए हुक्म पर वो मुंह फुलाकर रह गई। जैसे ही उसने सांस अंदर खींचा, मुस्तफा शाह ने इस चेन को उसकी कमर के गिर्द लपेटकर हुक बंद कर दी। अपनी कमर के गिर्द मुस्तफा शाह की उंगलियों की हरकत महसूस करने पर
उसने सख्ती से लब भींचे। अब सांस ले सकती हो। कान के करीब हुई सरगोशी पर रुका सांस बहाल किया तो वो चेन रूप की कमर के दरमियान में अटक गई। दो दो कमर बंद क्यों शाह? और आपको कैसे पता चला कि ये दूसरा कमर बंद इतना मुझे फिट आएगा? रूप के दूसरे सवाल पर वो मुस्कुराया। एक हमारा खानदानी कमरबंद है और दूसरा बहुत कीमती है। एक बार मैं बिजनेस टूर पर गया था, तब कुछ शॉपिंग करने भी हम लोग निकले थे। वहां मेरे एक बिजनेस पार्टनर की शादी थी तो वो भी हमारे साथ गया था। शॉपिंग करते करते हमें ये नजर आया, उसे ये पसंद तो आया और मुझे भी, मगर जैसे ही उसकी कीमत सुनी तो वो आगे बढ़ गया क्योंकि ये असली हीरो का था। उसने बोला कि वो सोने का खुद ऑर्डर देकर बनवा लेगा। शादी ही करनी है और कमरबंद तो आर्टिफिशियल भी चल जाएगा। मैं तो सोने का बनवा रहा हूँ, हीरो की क्या जरूरत है? उस वक्त मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी कीमत इन हीरों से कहीं बढ़कर है। और ये दूसरा कमरबंद मेरी माँ की निशानी है, इसीलिए वो पहनना भी जरूरी था। मेरी पसंद का पहनना भी जरूरी था। और रही बात ये तुम्हें फिट कैसे है, तो वो मानी खेज सा मुस्कुराया तो रूप ने भी बात पलटने की ठानी। एक बात बताएं, कहीं आपने सारे पैसे यहीं तो नहीं लुटा दिए हैं? जब उसे चमेली के सुपर बिस्किट खा खा कर गुजारा करने की बात याद आई तो उसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। मगर मुस्तफा शाह का कहकहा बुलंद हुआ, फिक्र नहीं करो शाह की जान, इतने पैसे हैं तुम्हारे शाह के पास कि उसकी बीवी जिस चीज पर हाथ रखे वो उसे खरीद कर ला दे। उसका जवाब सुनकर वो कुछ पुरसकून हुई। अपने आप को अच्छे से कवर करो और उस थाल में हमारी खानदानी चादर है, उसको अपने इर्द गिर्द लपेटना, बड़ा सा घूंघट करना। आपका दिमाग खराब हो गया शाह? इतना हैवी सब कुछ पहन रखा है मैंने, ऊपर से आपकी पसंद की गई हाई हील, मुझसे यूं ही चलना मुश्किल हो गया और आप घूंघट की बात कर रहे हैं। उसने मुस्तफा शाह की बात को दरमियान में काट दिया। उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरी बात का मान रखकर तुमने ये सब पहना है, अब बाकी के काम तुम मुझ पे छोड़ दो। बेफिक्र होकर मेरे साथ कदम से कदम मिलाना, देखना गिरना तो बहुत की दूर की बात है। मुस्तफा शाह तुम्हें लड़खड़ाने भी नहीं देगा। उसे अपने लफ्जों के शहर में जकड़ा छोड़कर वो जा चुका था। समझ नहीं आ रहा था वो इंसान उसकी फिक्र करता था या जान सूली पर लटकाता था। एक तरफ उसकी जान अजाब में डाली थी, इतना सब पहनने का बोला, उससे भी जब जी नहीं भरा तो खानदानी चादर और उसका लंबा सा घूंघट लेने का आर्डर जारी कर दिया। अब बोल रहा है वो उसे लड़खड़ाने भी नहीं देगा। किर्रत आंटी ने अगर खाना असवद अंकल के जरिए भिजवा दिया तो जीजू ने ऐसा क्यों बोला कि किर्रत आंटी ने मुझे बुलाया? या तो वो बहुत बेवकूफ थी या फिर बहुत मासूम, जो अभी तक उसकी समझ में मुस्तफा शाह की असल चालाकी नहीं आई थी। अपने कदमों को वापस मोड़कर वो तेजी से दोबारा रूप के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मगर रास्ते में अरहम पर नजर पड़ते ही उसके कदम साकित हो गए। आंखें सुर्ख हो रही थीं। बार बार टिश्यू की मदद से शायद वो इन आंखों में उमड़ने वाले आंसुओं को साफ कर रहा था। इस वक्त उसे अरहम मलक की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। जरूर वो रूप की शादी कहीं और हो जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तभी उसका गम आंसू बनकर आंखों से बह रहा था। बात सुने, इससे पहले कि वो उसके करीब से गुजर कर आगे बढ़ता, रोशनी की पुकार ने उसके कदमों को आगे बढ़ने से रोका। जी सुनाइए। देखें, मैं जानती हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत तकलीफदेह है और मेरे कुछ बोलने से आपकी तकलीफ कम भी नहीं होगी, मगर मैं इतना कहना चाहूंगी, जो होता है इसी में हम सबकी बेहतरी होती है। उस लड़की को वो पहचानता था, ये रूप की खास दोस्त थी, मगर ये इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रही है और किस तकलीफ की बात कर रही है? वो तो आज के दिन बहुत खुश था। नूर को अरसल के रूप में एक अच्छा हमसफर मिला, इससे बढ़कर उसे और क्या चाहिए था? देखें मोहतरमा, मैं बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं हूँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। एक बार फिर उसने अपनी आंख से बहते पानी को साफ किया। बाहर तेज हवा चल रही थी, इसी वजह से उसकी आंखों में पानी आ रहा था और जुकाम भी हो गया था क्योंकि उसे गर्दो गुबार से एलर्जी थी। नहीं, आपको मुझसे अपना दर्द छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। आप इसलिए रो रहे हैं ना कि रूप की शादी मुस्तफा जीजू से हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रूप बहुत खुश है, वो बोल नहीं रही, मगर उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही है। एक मिनट, मैं भला क्यों रूप की शादी से गमगीन होने लगा? उसकी अजीब बातों का तसलसल दरमियान में ही तोड़कर उसने अपना सवाल दागा। क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। जवाब हाजिर था,
आप पागल हो गई हैं? मैं रूप से मोहब्बत नहीं करता। रोशनी के सर पर तो जैसे किसी ने धमाका किया हो। तभी कुछ पल के लिए वो शॉक्ड रह गई। अपनी हमदर्दी एक तरफ रखकर अब वो उसे अजीब नजरों से घूरने लगी। अगर आप रूप से मोहब्बत नहीं करते थे तो उनके रास्ते में क्यों आते थे? हैरान कुन लहजे में सवाल किया गया और हमने गहरा सांस लिया। उसे परेशान करने के लिए सीधी तरह साफ गोई का मुजाहरा किया गया, मगर रोशनी के सर पर इस बात ने भी एक पहाड़ तोड़ा। मगर क्यों, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। पल में उसको टका कर जवाब देकर वो उसे हक्का बक्का छोड़कर जा चुका था। ओ माय गॉड, ये रूप से मोहब्बत नहीं करता लेकिन फिर परेशान क्यों करता था? अजीब लॉजिक थी। ये इंसान समझ से बाहर था। रूप से पूछूंगी, लेकिन अगर इससे पूछा तो कहीं इसे शक ना हो जाए कि मैं। रूप का ख्याल आते ही वो खुद तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ी। अरे रुको रुको आफत की पुड़िया। वो कितनी ही देर से उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था और जब बस वो हार मानने ही वाला था तो वो उसे मजे से लेज खाते हुए मिल गई। जी बोलिए। आंखों में अजनबियत लिए वो उसकी तरफ मुड़ी। क्या बोल रही थी तुम थोड़ी देर पहले? क्या मेरी ये आंखें अफीम खाने की वजह से लाल हुई हैं? उसने तारा की कुछ देर पहले वाली बात दोहराई और साथ ही उसे गुस्से से भी घूरा। कौन है आप? चश्मे को उंगली की मदद से नाक पर दोबारा सेट करके वो एहसन के चौंकने पर मजबूर कर गई थी। व्हाट? तुम मुझे नहीं जानती? ऑफ कोर्स मैन, आई डोंट नो हु आर यू। मैन? बाकी सब तो तेल लेने गया, मगर एहसन की तो बस इसी एक लफ्ज पर सुई अटक गई थी। मैं तुम्हें मैन नजर आता हूँ? अपने चश्मे का नंबर बढ़ाओ 4.5 फुट। अपने लिए ये लकब वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तो बदले के तौर पर सीधा उसके कद को निशाना बनाया। क्या मतलब है तुम्हारा बुजुर्ग आदमी? चश्मा उतारकर हाथ में लेते हुए उसने अब बाकायदा पूरी नजरों से एहसन को घूरा ही नहीं बल्कि एक और लकब से भी नवाज डाला। देखा देखा, चश्मे की ही प्रॉब्लम है। कम नंबर का चश्मा था तभी मैं मैन लग रहा था, और अब जब ये उतार दिया तब तो और भी मामला बिगड़ गया। अब मैं तुम्हें बुजुर्ग नजर आने लग गया हूँ। चिश्मेश, अपना चश्मा मुझे देना, मैं जाकर इसका नंबर बढ़वा लाऊंगा। अपनी तरफ से वो पूरी तरह तारा को तपा चुका था, जिसका साफ अंदाजा उसे उसकी छोटी सी नाक पे फैली सुर्खी से वो बखूबी लगा सकता था। मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पे गुस्से की जगह सुकून छा गया। लेकिन ये सुकून एहसन के दिल में खतरे की घंटियां बजाने के लिए काफी था। मुझे मालूम है तुमने मुझे यहाँ परेशान करने के लिए रोका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं परेशान होने वालों में से नहीं बल्कि परेशान करने वालों में से हूँ। एक बार फिर उसने चश्मे को नाक पर सेट किया। क्या मतलब तुम्हारा? उसकी दी गई वार्निंग एहसन के खाक पल्ले ना पड़ी। समझ लग जाएगा जब मैं जाकर अपने दोनों भाइयों को बताऊंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। फिर तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर नैनों में सजाना है या चटनी बनाकर। खैर, ये दोनों चीजें मेरे भैया डिसाइड करेंगे। वैसे तुम जानते तो होगे कि मेरे दोनों भाई बॉक्सिंग। अब तारा की धमकी उसे साफ साफ समझ में आ रही थी। वो छटांग भर की लड़की पल में उसका खून खुश्क करके जा चुकी थी। वो तो उससे बदला लेने आया था, मगर यहाँ तो लेने के देने बढ़ गए थे। ओ, बहुत बुरा फंसा दिया। कहाँ दिल की पतंग जाके अटकी है। वो रोनी सूरत बनाकर हाल की तरफ बढ़ गया। कल रात ही वो सिद्दीक को डिस्चार्ज करके वापस ले आई थी और अब उसका ध्यान भी रख रही थी, क्योंकि एक्सपायर अद्वियात की वजह से उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मौत का भी अंदेशा था और इतनी प्रॉपर्टी के पेपर्स बनने में भी वक्त लगना था। इन सब के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी था। इसीलिए वो आजकल उसे सही दवाइयों का डोज दे रही थी, जिसकी वजह से सिद्दीक की हालत में काफी हद तक बेहतरी थी। एक बार जायदाद इनके नाम हो जाए, उसके बाद इस बेकार सिद्दीक का क्या करना है, ये वो अच्छे तरीके से जानती थी। सिद्दीक, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप घर के किसी भी नौकर को बोल सकते हैं। वैसे मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, मगर फिर भी देर हो जाएगी क्योंकि मैं ऑफिस का भी एक चक्कर लगाऊंगी। बहुत दिनों से काफी काम पेंडिंग में रखा है। आप बीमार थे, इसी वजह से मैं भी ऑफिस नहीं जा पाई। उसने एक बार फिर पहले की तरह सिद्दीक से अच्छा रवैया कायम कर लिया था, ताकि जब तक सारी प्रॉपर्टीज के नाम ना हो जाए तब तक कोई भी रुकावट उसके रास्ते में ना आने पाए। आज शाम ही सिद्दीक का वकील वसीयत लिखने आने वाला था। तब तक वो सारे काम निपटा कर आने वाली थी। वो खुशी खुशी चली गई।
तो आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद को घसीटते हुए वो उस कमरे की जानिब लपका जिस कमरे को आज से कई साल पहले वो ताला लगा चुके थे। ताले को चाबी लगाते हुए उनके हाथों में कई बार जुम्बिश हुई। दरवाज़ा खुला तो दिन में भी गुप अंधेरे ने उसका वेलकम किया। आज उन्हें इस अंधेरे को देखकर खौफ ना आया था, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा अंधेरा उनकी अपनी जिंदगी में फैल गया था। उन्होंने बोर्ड पर हाथ मारकर एक साथ कई लाइटें जला डाली। पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। इस कमरे के चारों इतराफ में नजर घुमाते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इन तीनों की इस कमरे से कितनी ही यादें वाबस्ता थीं। सामने ही दीवार पर बड़े फ्रेम में नसब उनकी बीवी और मिशी के साथ खुद उनकी तस्वीर नसब थी। इस तस्वीर में इन तीनों के चेहरों पर खालिस मुस्कुराहट थी। वो कितने सुहाने दिन थे। कोई गम ना था इन तीनों की जिंदगी में, सिर्फ खुशियां थी। वाकई में वो कोई मनहूस दिन था जिस दिन नीलम हम सबकी जिंदगी में आई थी। और इस सबसे बढ़कर वो बेवकूफ था जो एक गैर की बातों में आ गया था, शैतान के बहकावे में आ गया था। पर्दा पड़ गया था मेरी आंखों पर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो समिया। मैं एक अच्छा शौहर ना बन पाया। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ना था, मगर फिर भी तुमने मुझ जैसे कम ज़र्फ इंसान से मोहब्बत का हर वादा निभाया। मैं एक शौहर के किरदार में फेल हो गया, मगर इतनी गलतियां करके भी मुझे अक्ल ना आई कि मैं एक बार फिर गलती कर बैठा, एक बार फिर फेल हो गया। अच्छा शौहर तो मैं नहीं बन पाया, फिर अच्छे बाप के किरदार में भी फेल हो गया। मैं इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूँ जिसने अपनी बीवी का यकीन ना किया, दूसरों की कहा सुनी में उसके किरदार को दागदार कर दिया। इससे बड़ा गुनाह अब हो गया है। एक बाप अपने बच्चों की इज्जत के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी ही बेटी के किरदार को अपने हाथों से दागदार कर बैठा। लोग कहते हैं समिया कि मैं बहुत अमीर हूँ, दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में मेरा नाम आता है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आज जब मुझे असल हकीकत से आगाही हासिल हुई तो मेरी नजर में मुझसे ज्यादा गरीब और कम ज़र्फ इंसान कोई नहीं है। ना एक अच्छा शौहर बन पाया और ना ही एक अच्छा बाप। मुझे मालूम है मेरी कोई भी गलती, कोई भी गुनाह काबिल माफी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। काश मैं पिछला वक्त वापस ला सकता। काश मेरे हाथ से वक्त रेत की तरह ना फिसला होता तो मैं कुछ भी करके अपनी गलतियों को सुधारता, मगर अब तो वक्त ही खत्म हो गया। मैंने अपनी ही बेवकूफियों के बायस सब कुछ बर्बाद कर डाला। इन तीनों की कंबाइन फोटो के सामने हाथ जोड़कर वो ज़ारो कितार रो रहा था। मिशी, मेरी बच्ची। आगे बढ़कर उसने मिशी की खिलखिलाती तस्वीर पर हाथ फेरा। हो सके तो अपने बाबा को माफ कर देना। जाने अनजाने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया है मैंने। किसी हारे हुए जवाहरी की तरह वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मैं अपनी गलतियों को सुधार तो नहीं सकता, मगर इस वक्त जो कुछ बिगड़ने से बचा सकता हूँ बचाऊंगा। मेरी बेटी और बीवी की खुशियों पर पांव रखकर जितना इस नीलम को खुश होना था वो हो गई। अब उसकी खुशियों का खात्मा भी वही इंसान करेगा जिससे उसके मुखलिस रिश्ते छीन कर आज ये नीलम सिद्दीक बन बैठी है। अब मैं छीनूंगा इससे ये सब कुछ। इस नीलम को उसकी औकात से बढ़कर इज्जत मिल गई। अब मैं दिखाऊंगा जो इज्जत दे सकता है, सर पर आसमान और बुलंदियों पर जाने की सीढ़ियां दे सकता है, वही इंसान जब सर से आसमान और पांव से जमीन निकालेगा तब इसे पता चलेगा। अब मैं इससे अपनी बेटी के हर आंसू का हिसाब लूंगा। नीलम, तुम्हें मैंने जिस सड़क से उठाकर यहाँ तक पहुंचाया था, अब तुम्हारा इसी सड़क पर वापस जाने का वक्त आ गया है।